आज की क्लास में हम देखेंगे लैटिन मैगजीम जो है नोवस एक्टस इंटरवेनिस वेनियंस, ये जो लीगल मैगजीम है उसका मीनिंग अ न्यू एक्ट इंटरवेनिंग, हिंदी में मध्यवर्ती नवीन कार्य। जो सिंपल वर्ड्स में जो मीनिंग देखना चाहें तो नोवस एक्टस इंटरवेनियंस न्यू एक्ट इंटरवेनिंग इज अ लीगल टर्म which refers to breaking the chain of causation। एक ये टर्म है जिसको हम एक्सप्लेन करेंगे। such that even if a defendant has acted negligently, a subsequent intervening action breaks the chain of causation with the loss or damage sustained, and so the defendant is not liable। अब यहाँ पे देखो कि ये जो मैगजीम है ना, उसको समझने के लिए हमको दो तीन चीजें पहले समझनी है हमको कि जो नेग्लिजियंस है, ठीक है, ये नेग्लिजियंस जो वर्ड है वो क्या होता है। उसके बाद रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस ये टर्म समझना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम जब देखेंगे कि रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो है उसमें जो जो तीन स्टेप्स हैं, मतलब जो तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनमें से एक ये पॉइंट है नोवस एक्टस इंटरवेनियंस का, ठीक है। तो यहां पे आप एक मैगजीम और है उसको नोट कर लीजिएगा, इन ज्यूरे नॉन रिमोटा कॉजा सेड प्रोक्सिमा स्पिक्टेटुर, एक ये मैगजीम है, ठीक है। इसको एक पहले इस मैगजीन को समझ लेते हैं तो इससे हमको समझ में आएगा कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज क्या होता है, ठीक है। दूसरी चीज है कि इससे पहले हमको समझना पड़ेगा जो नेग्लिजियंस वर्ड होता है उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहले देखो राइट, जब जब भी किसी पर्सन को राइट मिलता है ना, तो उसके अगेंस्ट किसी बाकी लोगों को या सोसाइटी के लोगों को, सभी लोगों को ड्यूटी मिलती है। तो ये जो ड्यूटी है, अगर ये ड्यूटी लीगल ड्यूटी है और इसका ब्रीच या वायलेशन होता है, तब वहां पे नेग्लिजियंस होता है। मतलब आपको कोई ड्यूटी मिली हुई है और उस ड्यूटी को आप पूरी नहीं करते हो, तो वहां पे नेग्लिजियंस दिखाई देगा। तो नेग्लिजियंस के कारण अगर किसी को डैमेज होता है तो वो डैमेजेस आपको देना पड़ेगा, और उसके लिए यहाँ एक डॉक्ट्रिन आता है कि रिमोटनेस ऑफ डैमेज, ठीक है। मतलब जैसे देखें, ये प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है। तो डिफेंडेंट की कोई ड्यूटी थी और इस ड्यूटी के ब्रीच के कारण जो प्लेंटिफ है उसको अगर कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो ये कॉज ऑफ एक्शन होगा। और यहां पे जो डी है, डिफेंडेंट जो है, उसको पी को कंपनसेट करना पड़ेगा या डैमेजेस देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो नेग्लिजियंस, राइट्स, ड्यूटी, ड्यूटी लीगल ड्यूटी होनी जरूरी है, ये ब्रीच होगा तो नेग्लिजियंस होगा। और यहाँ पे जो डैमेजेस हमको देना है, तो वो जो डैमेजेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए जो डॉक्ट्रिन है वो डॉक्ट्रिन है रिमोटनेस ऑफ डैमेज। मतलब कि इस डिफेंडेंट का जो एक्ट या ओमिशन हुआ, इसके कारण जो भी लॉस हुआ है, तो इसके बीच में एक कॉज एंड एक्ट इफेक्ट होगा। और इस इफेक्ट को देखने पे, मतलब उस डिफेंडेंट के काम के कारण ही वो लॉस हुआ है कि नहीं हुआ है, और अगर ये प्रूफ हो जाता है कि होता है, ठीक है, तो ही वहां पे क्या किया जाएगा, डैमेजेस जो है वो दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक चीज याद रखिएगा, ड्यूटी, लीगल ड्यूटी, नेग्लिजियंस, ठीक है, रिमोटनेस ऑफ डैमेज। तो ये एक प्रोसेस है जिससे हम कैलकुलेट करते हैं डैमेज को। और इस प्रोसेस में हम देखेंगे बीच में कि जो थ्री फैक्टर्स हैं उसमें से एक जो फैक्टर है वो है आपका नोवस एक्टर
ठीक है ना? ये जो मैगजीन देखने वाले हैं उस मैगजीन को हम समझेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हम कि जो रिमोटनेस ऑफ डैमेज है उसको समझेंगे। तो देखिए, द जनरल रूल ऑफ लाइबिलिटी अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट इज दैट द wrongful एक्ट should be committed by the defendant and it must cause legal damage to the plaintiff. When a wrongful act committed by the defendant is proved, the consequences of the tort may be endless. In such a case, a question may arise whether the defendant can be made liable for the for all the endless consequences or not. The general rule of the law is that the defendant is liable only for those consequences which are not too remote from his conduct. The reason behind is it in that a line must be drawn somewhere on the practical grounds with regard to liability of defendant, taking account of certain kinds of or types of losses, but or all. So the law cannot take account to everything for follows a wrongful act. It regards some subsequent matters as outside the scope of its selection because it was impossible for the law to judge the causes of endless consequences. To draw a line, it is to be observed whether the damage is too remote to consequences of wrongful act or not. The defendant will be held liable for the acts and the consequences of connected and not too remote but proximate. If it is too remote, the defendant will not be held liable. रिलेटेड केस देखें, स्कॉट वर्सेस सेफर्ड का। फैक्ट्स ऑफ द केस: in this case the defendant threw a lighted squib into a crowd. It fell upon X. When X tried to prevent injury to himself, he threw it further, which then fell upon Y, who also tried to prevent injury to his own self in the same manner, and that when it fell on the plaintiff, it was held that the defendant was liable because though the act was furthest remote from the damage, it was the proximate cause of damage. तो इस एग्जांपल में देखो कि जो एक क्या बोलना चाहिए इसको, क्रैकर्स जैसा, ठीक है, फुलझड़ी जानते हो ना, ठीक है, वो इसको क्या करता है कि एक जो डिफेंडेंट रहता है वो किसी पे फेंकता है, तो वो बचने के लिए जब उसको हटाता है तो वो दूसरे के पास चल देता है, ऐसे करके वो प्लेंटिफ के पास पहुंचता है और उसको नुकसान हो जाता है। तो यहाँ पे क्या किया गया कि प्रॉक्सिमेट कॉज ऑफ डैमेज जो है उसको देखते हुए यहाँ पे क्या डिसाइड किया गया था कि जो डिफेंडेंट है वो लाइबल है। तो यहाँ पे दो थ्योरी जो है वो देखते हैं अपन। ठीक है, जब टेस्ट करें हम रिमोटनेस ऑफ डैमेज को टेस्ट करते हैं तो दो थ्योरी अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस और रीजनेबल फोरसाइट का। स्कॉट वर्सेस सेफर्ड वाले केस में जो डिसीजन आया था वो ये था कि द डिफेंडेंट वाज लाइबल फॉर ऑल द कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ही वाज द रियल रॉन्ग डूअर हु स्टार्टेड द चेन ऑफ एक्ट्स। द कोर्ट हेल्ड द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट वाज intentional and misbehave. He did it to injure someone, thought not to the plaintiff in particular. Hence, the injury was not too remote. However, there are two sets of determine the damage whether it is too remote or not. First is direct consequences, and second is reasonable foresight. So in the test of reasonable foresight, according to this test, the defendant is liable only for the
only for those consequences which could be foreseen by a reasonable man placed in the circumstances of the wrongdoer. If a reasonable man would have foreseen that consequences are not too remote, the defendant's liability would arise, otherwise not. If they are too remote, there will be no liability on the part of the defendant. It was held on Repolymus Furnace Vidhi Company Limited and नहीं सॉरी रिग्बी हैविट ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन, ये दो केसेस हैं, इसमें ये डिसाइड किया गया था। ठीक है, अब देखें जो सेकंड है डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस का, द टेस्ट ऑफ डायरेक्टनेस। As the test of reasonable foresight was not considered to be more appropriate in Repolymus Furnace Vidhi and Company Limited, the test of directness was applied. According to this test, the defendant is liable for the direct consequences of his wrongful act. It is not necessary whether he could have foreseen the wrongful act or not. According to this test, all the consequences which directly follows the wrongful act are not too remote. Hence, the defendant is liable. However, it may be noted that the defendant is not liable merely for those consequences which he has foreseen. If the defendant could foresee any damage to the plaintiff, then only the defendant is liable. तो दो टेस्ट करके देख सकते हैं। एक टेस्ट क्या बोलता है, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाला क्या है कि जो रिजल्ट है ये रिजल्ट क्या हो, डायरेक्ट हो। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, रीजनेबल फोरसाइट का मतलब एक रीजनेबल मैन जो होता है वो अगर ये सोच सकता है कि सामने वाले को नुकसान हो सकता है, ऐसा अगर वो जानता था, तो ऐसे जब ऐसा डैमेज होगा, ठीक है, जैसे नॉर्मल एक इंसान होता है ना, वो अगर ये समझ सकता है कि हाँ मेरे इस एक्ट से या ओमिशन से अगर कोई डैमेज सामने वाले को हो सकता है, और हम ये समझ सकते हैं कि ये डैमेज मतलब ये डैमेज होने की जो जानकारी है अगर उसको हो सामने वाले व्यक्ति को जो रॉन्ग डूअर है, तब ये माना जाएगा और उस डैमेज के लिए इसको लाइबल माना जाएगा। और अगर एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी जो नॉर्मल इंसान होता है, ठीक है, वो अगर नहीं समझ सकता है कि वो कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते थे, वो जो रिजल्ट है या वो जो डैमेज है सामने वाले पार्टी को हो सकता था, अगर ये चीज नहीं समझ सकता है, कोई नहीं जान सकता है एक नॉर्मल इंसान, तो ऐसे डैमेज के लिए उसको लाइबल नहीं बनाया जा सकेगा। ठीक है, और जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाले के सीधे सीधे परिणाम होने चाहिए। ठीक है, जो डायरेक्टली दिखता हो। अगर जैसे एग्जाम्पल से समझे ना, कोई चीज है, जैसे आपने जैसे एक एग्जाम्पल था ये वाला स्कॉट वर्सेस शेफर्ड वाला जो केस था, तो उसमें देखो कि जो रॉन्ग डूअर था कि उसके एक्ट से आप ये बता सकते हो ना कि अगर किसी को चोट आई, सामने वाले को डैमेज होता है, ठीक है, या कहीं आग लग जाती है उसके एक्ट से, तो ये डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे ना। ठीक है, तो ये क्या है, डायरेक्ट, ये जो थियरी जो बोलता है वो बोलता है कि डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस मतलब जो आउटपुट आना है अगर उसको वो सीधे सीधे जुड़ना चाहिए, कॉज एंड इफेक्ट जो है ना, कॉज एंड इफेक्ट का जो फॉर्मूला है वो अगर अप्लाई होता है, तो वहां पे आप क्या बोलोगे कि लाइबिलिटी जो है वो अराइज होगी। और अगर नहीं होती है ना, कि अगर आप नहीं देख सकते हैं चीजों को ऐसे करके, तो वहां पे नहीं होगी। और दूसरी चीज है रीजनेबल फोरसाइट वाले में क्या है कि अगर एक सामान्य बुद्धि वाला आदमी, ठीक है, रीजनेबल मैन अगर ये चीज देख सकता है, ठीक है, कि वो सामने से ये चीजें समझ सकता है कि सामने वाला जो डिफेंडेंट है उसको अगर उतनी चोट आ सकती थी, ठीक है, उसको उतना डैमेज हो सकता था, अगर वो समझ सकता है नॉर्मल इंसान, तो ऐसे ही कॉन्सिक्वेंसेस को हम देखेंगे और उसके लिए लायबिलिटी जो है वो अराइज होगा रॉन्ग डूअर के ऊपर, नहीं तो नहीं होगा। तो ये जो दो टेस्ट हैं रिमोटनेस ऑफ डैमेज देखने के लिए, ठीक है, रिलेटेड केस स्कॉट वर्सेस शेफर्ड का, इसी केस में ठीक है, इन दोनों जो ये जो टेस्ट हैं उनको अप्लाई किया गया था। और जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से जो रिलेटेड केस है री पॉलीमर्स वर्सेस फर्नेस विधि एंड कंपनी लिमिटेड का केस,
और रीजनेबल फोरसाइट जो है रिग्बी हेविट वर्सेस ग्रीनलैंड वर्सेस चैपलिन का ये केस, ठीक है। तो इन दोनों केसों में क्या है, रीजनेबल फोरसाइट से रिलेटेड ये केस है और डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से रिलेटेड वाला जो रीपॉलीमर्स वाला केस है वो। अब एट प्रेजेंट हमेशा याद रखना कि ये जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाली जो थियोरी है ना वो अप्लाई नहीं होती है अभी, ठीक है। तो ये दो थियरी हैं, रिमोटनेस ऑफ डैमेज से रिलेटेड दो थियरी हैं दोनों में, ठीक है। आपको बताया इसलिए गया है कि आपके नॉलेज में रहे, लेकिन आप ये ध्यान में रखिएगा कि रीजनेबल फोरसाइट वाला जो प्रिंसिपल है वो ही अप्लाई होता है अभी, ठीक है। अब यहाँ पे रिमोटनेस ऑफ जो डैमेज है उसको कुछ जो केसेस हैं, वैसे उतने डिटेल में ना भी पढ़ो तो ठीक है, लेकिन केसेस के जो नाम है वो देख लेना। स्मिथ वर्सेस द लंदन ऑफ साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी, रीपॉलीमर्स एंड फर्नेस विधि कंपनी लिमिटेड, ये है आपका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से। ओवरसीज टैंकशिप, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस मॉट्सडॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड, ठीक है। ये जो केस है द फेमस केस है वेगन माउंट केस 1, और ओवरसीज टैंकशिप लिमिटेड द मिलर्स स्टीमशिप कंपनी द वेगन माउंट केस नंबर 2, ये फेमस केस है रिमोटनेस ऑफ डैमेज से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि जो नेक्स्ट टर्म है वो समझे हम कि चेन ऑफ कॉजेशन वाला जो चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो रिजल्ट्स आएंगे सामने, ठीक है, उसमें हम एग्जाम्पल के लिए लेते हैं ए बी और सी, इन चीजों को लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं ए बी और सी, एक कोई एक्ट है या कोई ओमिशन होता है, ठीक है। इससे ए बी सी जो रिजल्ट्स हैं वो आने वाले हैं। तो यहाँ पे चेन ऑफ कॉजेशन जो है, ठीक है, ये बनता है। अब यहाँ पे देखो कि जो चेन रिएक्शन जैसे समझ के देखें ना कि आपके किसी एक्ट या ओमिशन से कि एक एक पर्टिकुलर एक घटना घटती है, फिर दूसरी घटना घटती है, फिर तीसरी घटना घटती है, ऐसे होता है। और यहाँ पे जो डैमेज होता है, ठीक है, आपके डिफेंडेंट को, तो सॉरी प्लेंटिफ को, तो यहाँ पे लाइबिलिटी अराइज होगी ऐसे करके। तो ये चेन ऑफ कॉजेशन है, ठीक। तो यहाँ पे ये जो चेन ऑफ कॉजेशन है वो ब्रेक होता है, ठीक है। किन किन चीजों से हो सकता है ब्रेक? फर्स्ट इज एक्ट ऑफ गॉड, सेकंड इज नोवा कॉजा इंटरवेनियंस, और थर्ड इज सेल्फ इंटरवेन। ये तीन चीजें हैं जिनसे हो सकता है, ठीक है। तो ये हमको जो समझना है वो क्या समझना है, नोवा कॉजा इंटरवियंस का। तो यहाँ पे एक केसेस जो हैं वो थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो इसको हमको समझ में आएगा, रिलेटेड थोड़े से केस हैं। स्मिथ वर्सेस लंदन एंड साउथ वेस्टर्न रेलवे कंपनी का केस है। इन दिस केस द डिफेंडेंट्स रेलवे कंपनी वाज नेग्लिजेंट in the following a heap of timing of hedges and grass near a railway line. The sparks from the engine set the material on fire. The cottage, which was situated about 200 yards away from the railway line, was burned. It was due to high wind and the fire was carried to the plaintiff's cottage. It was held that the defendants were liable. तो यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं। Though the defendant could not have foreseen the loss of cottage, it occurred due to the direct consequences of the wrongful act. Second case, Repolymus Furnace Vidhi versus Company Limited. The defendant chartered a ship for their cargo to carried by the ship, which included a quantity of petrol in tins. Due to leakage in these tins, some of their contents collected on in the hold of the ship. Due to negligence of the employee of the defendants, subsequently the ship was destroyed by the fire. When the spark occurred, the owners of the ship filed a suit to recover the loss. It was held that the owners was entitled to recover 2 lakhs pound from the defendant. Reason: according to the test of directness, a person is liable for the direct consequences of the wrongful act, although such a loss could not have been reasonably foreseen. However, the test of the directness has been held to
be incorrect and it was rejected by the Privy Council. According to them, the test of reasonable foresight in good taste to decide the liability of the defendant for two remote wrong acts. It was observed in the case of Overseas Tank Ship United Kingdom Limited Motors, the Mount Megan Wagon Mount case number 1. ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया गया था, डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाली जो थियरी है उसको प्रीवी काउंसिल, लीगल हिस्ट्री पढ़ रहे होगे ना अभी, प्रीवी काउंसिल जो है उसने क्या कर दिया, नकार दिया कि ये जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस वाली जो थ्योरी है वो हर सिचुएशन में सुटेबल नहीं है। ठीक है, तो जो रीजनेबल फोरसाइट का जो केस है उससे जो रिलेटेड इस थ्योरी को अप्लाई किया था प्रीवी काउंसिल ने। ओवरसीज टैंक यूनाइटेड किंगडम लिमिटेड वर्सेस मॉट्स डॉक एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड में, द फैक्ट्स ऑफ द केस, द appellant Overseas Tank Ship Limited chartered an oil burning vessel, the Wagon Mount ship. The respondents on a wharf at the distance about the 600 feet. In the wharf, the repair of welding operations were going on, while that the oil burning vessel was taking fuel at Sydney port. A large quantity of the oil split on the water. It occurred due to the negligence of servant of the applicants. The oil was carried to the wharf of respondent. Thereafter, about 60 hours, a molten metal from the respondent's wharf fell on a floating cotton. It lighted the fuel oil on the water, leaked from the wagon mount and caught fire. It caused huge damage to the wharf, to the plaintiff, and also to the ship of the Miller Steamship Company Limited. The trial court applied the test of directness and held that the applicants were liable. ठीक है, ट्रायल कोर्ट में क्या हुआ था, इनको लाइबल बता दिया गया था। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द New South Wales upheld the same. Then the matter reached in the Privy Council. It was held that the test applied in repolymerous cases, test of directness was not a good rule of law relating to remoteness of damage. It also held that the applicants were not liable even though their servant's negligence was direct cause of the damage, as the defendant could not foresee the consequences of leakage of oil. Second case भी इसी से related है. The Miller Steamship Company Limited filed another case against the defendants for damage. It was known as Wagon Mount case number 2. Facts of the case: in this incident, the Wagon Mount case number 1, along with the wharf of Motors Docks Engineering Company Limited, the ship of Miller Steamship Company Limited was also damaged. The owner of the ship sued the defendants applicants for damage. Decision देखें, after it reached in the Privy Council in the appeal, it was held that the test applied in repolymerous case was not a good rule of law relating to remoteness of damage, and applied the test for the reasonable foresight, and held that the defendants were liable and direct to pay the damage. Reason: where a reasonable man could not foresee such injury, he is not held liable for the same, even though there is negligence and the same was a directed cause of damage. Thus, the test of reasonable foresight, but not the test of directness, it good rule of law to decide the defendant's liability in respect of endless consequences. There should be an and one point on another deciding the liability in wrongful act, where a reasonable man could not foresee the injury to the other person. Fixing liability on him is not justified. Though the injury is caused by the negligence, the Court of Appeal held that the Wagon Mount case is the governing authority on this point. The same rest was also applied by the Court of Appeal in the subsequent cases.
तो यहाँ क्या अपने को समझ में आता है कि जो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं। ये वाला टेस्ट जो है रीजनेबल फोरसाइट का जो थियरी है वो एट प्रेजेंट अभी अप्लाई होता है। ठीक है, अब यही जो चीजें हैं कि इसी पे जब हम देखते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस जो है, इसी में चेन ऑफ कॉजेशन देखते हैं। तो अगर कोई कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं और उसमें वो जो चेन है उसको अगर ब्रेक किया जाता है, तो वो ब्रेक कितने टाइप से होता है? एक्ट ऑफ गॉड, मतलब नेचुरल एक्ट्स अगर हो जाते हैं और उसके कारण अगर ब्रेक हो जाता है, जैसे कि कोई ड्राइवर है, बस का ड्राइवर है, उसको अचानक हार्ट अटैक आ जाता है। ठीक है, तो उससे क्या है कि कुछ देर के लिए वो नहीं कर पाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। ये ऐसे ऐसे कुछ रीजंस हैं, तो वो एक्ट ऑफ गॉड समझे जा सकते हैं। उसके बाद नोवा कॉजा इंटरवीनियंस को समझने के प्रयास करें अपन, तो इसमें एक चीज है कि अगर कॉन्सिक्वेंसेस चल रहे हैं और उसमें कोई नई पार्टी आ जाती है और उसके कारण अगर कॉज एंड इफेक्ट में देखा जाए, तो डायरेक्ट जो डैमेज है वो आप रॉन्ग डूअर से उसको ना जोड़ पाए, वहां पे कोई थर्ड थर्ड पार्टी या नई पार्टी है उसके कारण अगर कोई एक्ट होता है, तो ऐसे एक्ट में ये जो है क्या बोला जाएगा आपका? नोवा कॉजा इंटरवीनियंस है। ठीक है, कि मध्यवर्ती मतलब बीच में, ठीक है, कोई नया काम हो गया और उस काम के कारण उस एक्ट के कारण, ठीक है, अगर कोई क्या होता है कि कॉन्सिक्वेंसेस हो रहे हैं, तो उसको आप डायरेक्टली रिलेट नहीं कर सकते हैं रॉन्ग डूअर के एक्ट से, ठीक है, डिफेंडेंट के एक्ट से। तो यहां पे जो लाइबिलिटी हमको डालनी थी, वो लाइबिलिटी इस थियरी के कारण, ठीक है, इस मैगजीन के कारण, नोवा कॉजा इंटरवीनियंस के कारण नहीं हो सकता है। और एक टर्म ये समझ लें कि सेल्फ इंटरवीन भी है, अगर कि अगर जो प्लेंटिफ है उसके कारण ही कोई चीज ऐसी हो जाती है जिसके कारण जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनकी जो लाइबिलिटी है, ठीक है, डैमेज की लाइबिलिटी, वो हम डिफेंडेंट के ऊपर नहीं डाल सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो अब ये चीजें हो गई। अब हमको क्या समझ में आता है इस चीज से कि जो मतलब किसी थर्ड पार्टी के कारण, है ना, अगर कोई जो कॉन्सिक्वेंसेस में है उसमें उसमें इंटरवीन होता है उसका, ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण अगर कोई आउटपुट आता है, तो उसके उस डैमेज के लिए हम क्या करेंगे? डायरेक्टली किसी पार्ट जो डिफेंडेंट है उसके ऊपर लाइबिलिटी हम नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, तो नॉट लाइबल होगा डिफेंडेंट जो है। अब ये जो थियरी है उसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, ठीक है, जिसको देखने का प्रयास देखें हम। तो यहां पे देखो कि अगर जो डिफेंडेंट है, ठीक है, उसने इंटरवीन कर दिया है, अगर उस इस मैगजीन का सहारा लेने के लिए उसने क्या है, खुद ने अगर इंटरवीन किया है वहां पे, तो ऐसी चीज में ये मैगजीन अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और सेकंड चीज ये है कि अगर आप पहले से इन चीजों को जान रहे हो कि ऐसा अगर हो सकता है, ठीक है, रीजनेबल फोरसाइट वाला जो फॉर्मूला अगर यहाँ पे अप्लाई हो सकता है कि आप जान रहे थे कि इसका जो आउटपुट है, ठीक है, या ये डैमेज भी हो सकता है, या ये नया काम जो है वो हो सकता था, अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो भी ये जो मैक्सिम है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, और तीसरी चीज है कि इंटरवीन करने वाला पर्सन जो है वो ना चाहते हुए भी जरूरी हो गया था उसके लिए, है ना। जैसे क्या है, एग्जाम्पल से समझो, जैसे एक कार जो है वो राइट से आ रही है, एक लेफ्ट से आ रही है, ठीक है, एक कार बीच में आ जाती है, उसका जिसका ब्रेक फेल हो गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाली कार को बचाने के लिए जो डिफेंडेंट की कार थी उसने आपकी कार को एक्सीडेंट कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या करोगे कि जो मिडिल वाला जो था, ठीक है, नोवा कॉजा इंटरवीनियंस जो मैगजीन लग रहा है, तो वहां पे क्या था कि उस आदमी ने उसकी कोई गलती नहीं थी वहां पे। तो यहाँ पे भी क्या है कि डिफेंडेंट के ऊपर आप लाइबिलिटी नहीं डाल सकते हो, है ना। तो अगर उसने जानबूझ, मतलब ऐसा कोई उसके साथ भी अगर एक्ट ऑफ गॉड वाली परेशानी है तो भी अप्लाई नहीं होगा ये जो मैगजीम है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि जैसे एक एग्जांपल ये लेके समझो, जैसे मान लो दो बच्चों में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, अब वहां पे पुलिस आती है, ठीक है, जैसे पुलिस की ड्यूटी है कि उस चीज को रोके, है ना, और रोकने के बाद आपको कुछ डैमेज हो गया है
और फिर आप अगर इस मैगजीन का सहारा लेने चाहें तो अगर वो जो इंटरवीन करने वाले का ड्यूटी अगर बनता है और वो करता है और उससे कुछ वो चीजें आती हैं तो इसका सहारा नहीं लिया जा सकता इस मैगजीन का। ठीक है। और तो ये कुछ एक्सेप्शंस थे जिसपे आपको क्या है कि आप ये जो मैगजीम्स है उसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। ठीक है।